बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन कि हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए या प्रोजेक्ट करना चाहिए। इंटर्नशिप किस सूरत में करनी है और प्रोजेक्ट में क्या होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसमें लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स जब पहुंचते हैं तो उनको ये वाला जो फेस है उनको करना पड़ता है कि वो इंटर्नशिप सेलेक्ट करें या फिर उनको प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता है इंटर्नशिप क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इंटर्नशिप बेसिकली आपकी तकरीबन 6 से 8 हफ्तों की होती है। यूजुअली तकरीबन 8 हफ्ते ही हमें करनी होती है, जो 2 महीने बनते हैं। इसमें आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता है, जो कि एक टेम्प्रेरी जॉब होती है जिसको हम इंटर्नशिप का नाम देते हैं। उसमें आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसको सीखना होता है, और वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सीखना होता है, मैनेजमेंट सर्विसेज को सीखना होता है। अगर मैं उनको स्लाइड्स में लिखूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लिखा कि इंटर्नशिप आपका एक स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप अपनी स्टडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपने जो जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आया कि वहाँ का जो डिपार्टमेंटलाइजेशन सिस्टम है वो कैसे है, उन सब चीज़ों को हमने वहाँ पे एनालाइज करके एक समरी बनानी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के क्वेश्चन की बेस पे मैं एक आंसर देता जाऊँ कि स्टूडेंट अक्सर मुझसे भी पूछते हैं कि सर हमें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो आपके गली मोहल्लों में छोटे छोटे ऑफिस हैं, आप इनको हरगिज़ सिलेक्ट नहीं करेंगे जो आपकी बाद में रिजेक्शन आए और आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो हमेशा कोशिश करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने चूज़ करना है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाएं और कोका कोला कारपोरेट्स हो, ये जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपने जाना है जिसमें प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन सिस्टम होता है। अगर आपको फिर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको वीयू से IRL को इशू करवाना पड़ता है। रेफरेंस लेटर जो होता है, आपको जो रेफरेंस लेटर वीयू की तरफ से मिलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। आप उसको अपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको सबमिट करवाते हैं अगर, तो उसकी बेस पे आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। इंटर्नशिप रिपोर्ट भी बेसिकली आपकी जो एकेडमिक राइटिंग ही होती है, और इसको एक ख़ास फॉर्मेट के तहत आपको लिखना होता है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना फॉर्मेट होता है, वीयू का भी अपना एक फॉर्मेट है। तो आपको फॉर्मेट अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से गिवन होता है, उसको फॉलो करते हुए हमने इसमें सारी डिटेल वर्क में लिखना होता है जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन से लेके आपकी रिकमेंडेशंस तक चलता है। फाइनल प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो फाइनल प्रोजेक्ट बेसिकली आपका 2 पार्ट्स पे डिवाइड होगा, जबकि जो इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है वो सिर्फ आपकी एक ही समरी होती है, एक ही रिपोर्ट होती है, उसमें कोई पार्ट्स नहीं होते। हाँ, उसमें हेडिंग्स होती हैं, जैसा कि आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद एग्जेक्टिव समरी आ जाती है। आपको अपने इंटर्नशिप एक्टिविटी प्लान के अबाउट डिटेल में बताना होता है कि आपने कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया और किस किस ऑर्गेनाइजेशन, किस किस डिपार्टमेंट में आपने टाइम स्पेंड किया और वहाँ से क्या क्या लर्निंग की, उन सब को हमने लिखना होता है। प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 फेस होते हैं। सबसे पहले प्रपोज़ल, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रपोज़ल स्टेज पे आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करवा लेते हैं तब आप प्रोजेक्ट बना सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं बना सकते। तो प्रोजेक्ट में आपने प्रपोज़ल में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप आपका फाइनल प्रोजेक्ट पोर्शन में आपने एक टाइटल सेलेक्ट करना होता है। अब टाइटल किस तरह से सिलेक्ट करना है, इस पर पूरी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, और जिसमें आप जिसको सुन के आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल को सिलेक्ट करते हुए आपको किन किन चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बेसिकली प्रोजेक्ट प्रपोज़ल और प्रोजेक्ट में फ़र्क क्या है। प्रपोज़ल बेसिकली ये होता है कि जो आपने प्रोजेक्ट पे वर्क करना है उसका प्री वर्क, यानी आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को कंडक्ट करेंगे, अपनी स्टडी को कैसे आपने रिसर्च को कंप्लीट करना है, उसमें किस तरह का डाटा आपने यूज़ करना है, आप क्वेश्चनेयर्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से आपने यूज़ करना है, किन स्कॉलर्स का आपने स्केल यूज़ करना है, आप उसमें डाटा कलेक्शन के लिए मेजरमेंट टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, और फिर आपने उनको किस सॉफ्टवेयर के तहत आपने उसको एनालाइज करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ उसमें बेसिक लिखनी है, डिटेल में नहीं जाना होता। लेट्स सपोज अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो अपना डाटा है वो क्वेश्चनेयर के ज़रिए हमने कलेक्ट किया, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट फेस में जाएंगे तो हमें पूरी डिटेल में बताना होगा कि हमने कितने क्वेश्चनर्स अडॉप्ट किए, कहाँ से लिए, किस रिसर्चर के लिए, पूरी स्केलिंग हमने करनी होगी विद रेफरेंस।
मज़ीद आसान अल्फाज में आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोका कोला पे, तो आपको अपने प्रपोजल फेस में कोका कोला का माइनर सा इंट्रोडक्शन दे के, अपने प्रोजेक्ट का माइनर सा इंट्रोडक्शन दे के आप जस्ट ये कह देंगे कि मैंने डाटा कलेक्शन करने के लिए इसी तरह से टूल्स को यूज़ किया। क्योंकि हम यहाँ पे स्टेज पे सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जब वो कंडक्ट हम कर रहे हैं, सर्वे हमने कंडक्ट करना है, तो हम कहाँ से कंडक्ट करेंगे, यानी हमने शुरू से लेकर एंड तक उन सारी चीज़ों को इस तरह बताना है कि हमारा जो रिसर्चर है उसको, हमारा जो टीचर है, आपका जो सुपरवाइज़र है, वो उस प्रपोज़ल को पढ़ के उसको समझ आ जाए कि आप आगे प्रोजेक्ट में करने क्या चाह रहे हैं। मेन चीज़ आपकी होती है ऑब्जेक्टिव, आपका लिटरेचर, ठीक है। जब तक कोई भी आप अपना टॉपिक चूज़ कर ले, आप अपने प्रपोज़ल में जब तक उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते, तो उस प्रपोज़ल का फ़ायदा ही नहीं होता। प्रपोज़ल एक्सेप्ट होने के बाद जब हमारा नेक्स्ट स्टेज, हमारी बारी आती है हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की, तो उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने प्रपोज़ल सबमिट करने के बाद आपने अपने क्वेश्चनर्स को अप्रूव करवाना है। अब जो क्वेश्चनर्स होगा, जो स्केलिंग होती है, वो टीचर आपसे रिक्वायर्ड करता है कि आपने कौन सी स्केलिंग यूज़ की है, ठीक है। स्केलिंग से मुराद यहाँ पे ये होता है कि आपने किस रिसर्चर का डाटा आपने अडॉप्ट किया है जब आप अपना ये एनालाइज करने लगे हैं, डाटा को कलेक्शन करने लगे हैं। क्योंकि प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आप अपना डाटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं। प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप डाटा कलेक्शन होती है। अब डाटा कलेक्शन के लिए आप किस तरह का मेथड यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। और इन सब चीज़ों का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करते हैं, कन्वीनियंस करते हैं, रैंडम करते हैं, ये सैम्पलिंग टेक्निक होती है, जिसको जब हम प्रोजेक्ट डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे तो मैं अलग वीडियो में इनको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब यहाँ पे बेसिक जो कंपैरिजन करने के लिए प्रपोज़ल और प्रोजेक्ट में आपने इस चीज़ को माइंड में ये रखना है कि प्रपोज़ल आपका शॉर्ट वर्जन है, जबकि प्रोजेक्ट में हमने डिटेल स्टडी करनी होती है। प्रोजेक्ट का टाइटल सेलेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें हैं उनको माइंड में रखना चाहिए। अब मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें थोड़ा सा पहले से गाइड कर दें जिससे हमें बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ यही समझाता हूँ कि जब भी तुमने टाइटल आप सेलेक्ट करते हो उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके रिलेटेड आप लिटरेचर चेक करो कि उनकी स्केलिंग इंटरनेट पे मौजूद है कि नहीं। ऐसा वेरिएबल चूज़ करो जिसकी आपको स्केलिंग इजीली अवेलेबल हो जाए। गूगल स्कॉलर से जाके देखो जिसके हमने क्वेश्चनर्स अडॉप्ट करने होते हैं। अब आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर लेते हो जिसके क्वेश्चनर्स वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, औरत मार्च है। अब औरत मार्च एक ऐसा वेरिएबल है जिसका बहुत कम आपको डाटा, जो लिटरेचर है वो इंटरनेट से मिलेगा। और यानी इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं स्केलिंग की, जिसके क्वेश्चनर्स आपको बहुत लिमिटेड हैं, तो आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। तो इसलिए हमेशा एक ऐसा वेरिएबल आपने चूज़ करना है जो कि आपको इजीली इंटरनेट से उसकी स्केलिंग आपको मिल जाए, जिसके लिए आप गूगल स्कॉलर पे विज़िट कर सकते हो। तो स्केलिंग मैंने आपको बताया क्या होता है। हमारा जो रिसर्चर्स होते हैं, जो उन्होंने स्टडी की होती है, उनके क्वेश्चनर्स आप खुद से नहीं बना सकते। अगर आप खुद से कोई क्वेश्चनर्स बनाते हो, जिस तरह स्टूडेंट खुद ही स्टेटमेंट लिख के यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, जब टीचर उनसे रिक्वायर्ड करता है कि इस ऑथर का नाम दे कि आपने किसके क्वेश्चनर्स अडॉप्ट किए हैं जिसने अपनी रिसर्च स्टडी की हो, तो आपके पास नहीं होता। तो अपने वर्क के अंदर आपने क्लैरिटी लेके आनी है कि हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लेट्स सपोज ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मैं डिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ कर लेता हूँ जो कि मेरा, आप सपोज कर ले, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है। अब मेरा जो टॉपिक होगा वो कोई भी हो, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स थे, एक था डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस टाइटल को सिलेक्ट करने से पहले मैं इंटरनेट पे गया और मैंने वहाँ पे जाके देखा कि मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स की जो स्केलिंग है वो बहुत जगह पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे एक प्रोफाइल या एक PDF फाइल ऐसी मिल जाती है रिसर्चर की कि वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे 10 आइटम्स जो हैं, 10 क्वेश्चनर मेरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं और मेरे पास 5 क्वेश्चनर्स ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के हैं। तो इट मीन्स मुझे ये टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसका डाटा मेरे पास अवेलेबल है और मुझे बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।
फिर इसमें अगली चीज़ आती है कि स्टूडेंट पूछते हैं सर हम इसमें जो डाटा होगा उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो SPSS सॉफ्टवेयर है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप गूगल से जाके इजीली इसको इसका जो ट्रायल वर्जन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। SPSS को इंस्टॉल करने क्यों करते हैं, हमें मुख्तलिफ टेस्ट को रन करना पड़ता है। जब आप सर्वे कर लेते हैं, सर्वे करने के बाद आपके पास डाटा तो कलेक्ट हो जाता है। लेट्स सपोज आपने कोई एक स्टेटमेंट है और आपने 10 लोगों से कहा काइंडली इनको फिल कर दें, और वो फिल करते हुए सब पे एग्री 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 या डिसएग्री लगा देते हैं। आपको तो नहीं पता आपके पास डाटा फिल होके क्या है, ना आपके पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है कि आप एक एक क्वेश्चन को फ़ौरन से बैठ के एनालाइज करो। तो वहाँ पे हम डाटा फ़िल्टर करने के बाद इसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। रिलायबिलिटी हमारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके सामने आता है कि आपका जो डाटा है वो रिलायबल है कि नहीं। जिसके लिए अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा डाटा रिलायबल है कि नहीं, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है जो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। अब रिलायबिलिटी किस तरह से फाइंड होती है वो आप वीडियो में देखेंगे। लेट्स सपोज मेरा अगर रिलायबिलिटी का स्कोर एक एडजस्टेड वैल्यू जो पहले से रिसर्चर्स की तरफ से दी जाती है या रिकमेंडेड है 0.70, अगर इससे अबव होता है या इससे करीब करीब होता है तो हम कह सकते हैं हमारा डाटा रिलायबल है। अगर आपका डाटा रिलायबल अगर डाटा आपका रिलायबल नहीं होता तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने क्वेश्चनर्स को दोबारा से फिल करवाना पड़ता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल जो हमारी वैल्यू है वो 0.70 के करीब नहीं आ जाती। उसके बाद हम कंप्यूटिंग वेरिएबल करेंगे। कैसे करेंगे एक अलग टॉपिक है जिस पे एक पूरी वीडियो बन चुकी है। और वेरिएबल कंप्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट को रन करते हैं। अब कौन कौन से टेस्ट हम इस पे रन कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, हमारा कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन होता है जिसमें हमने अनोवा और कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना होता है। इन सब टी टेस्ट जो होते हैं इनका पर्पस क्या होता है, क्योंकि हम रिलेशन या इम्पैक्ट चेक करने जा रहे होते हैं अपने वेरिएबल्स का जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं। तो ये किस सूरत में होता है, जब हमने ये स्टेप फॉलो किए हों। सबसे पहले डाटा फिल्ट्रेशन, रिलायबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और ये सारी चीज़ें मैंने इन पे वीडियोस बनाई हैं, मैं आपको इनके लिंक भी दे दूँगा। तो अगर आपको कमेंट्स में आपने बताना है कि आप इस दफ़ा कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं, PAD 619 MGT 619, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ यहाँ पे मैंने कोरिलेशन की वैल्यू भी लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे -0 +1 ये क्या चीज़ है, एक अलग वीडियो इस पे भी बनी हुई है जो आपसे शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम, और अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था जिसकी बेस पे आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्या है कि आपको इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहिए या प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए। कंक्लूजन वही होगा कि अगर तो आप जॉब होल्डर हैं तो आप इंटर्नशिप नहीं करें, आप प्रोजेक्ट बनाएं। और अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है जो हमने डिस्कस किया। अगर आप प्रोजेक्ट मेकिंग करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो डिस्कस किया। प्रोजेक्ट बनाने के लिए किन चीज़ों को पहले आपने फॉलो करना है या एनालाइज करना है, अरेंज करना है, वो आपको डिस्कस किया। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे गिवन है, कोई कमेंट हो तो आप मुझे कर सकते हैं।